हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने इस बार 10th के पॉलिनोमियल जो बहुपद चैप्टर है उस बहुपद चैप्टर से मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया है। इसमें क्या है कि बहुपद चैप्टर से आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग देखे होंगे। ऑब्जेक्टिव जो है ना, कोई ऑब्जेक्टिव है बहुत बार रिपीट करके दे देता है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें जो मैंने बनाया है, मैंने जो भी इसमें टॉपिक जो बनाया है वो सारा टॉपिक मतलब सीरियली 1 बाय 1 टॉपिक, जितने भी टॉपिक हो सकते हैं सारे और टॉपिक से मैंने ऑब्जेक्टिव तैयार किया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या है कि आप लोगों का जो भी है, जैसे कि एक छोटा छोटा क्वेश्चन भी अगर वो पूछ सकता है, तो अगर वो पूछता है तो इनमें से ही क्वेश्चन पूछेगा, मतलब इसके बाहर नहीं हो सकता है। जितना भी इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहता है, उस 4 ऑप्शन को मैंने हटाया इसलिए आपको 4 ऑप्शन हम दे भी सकते हैं, लेकिन 4 ऑप्शंस को छोड़कर मैं उस ऑप्शन पे सीधा फोकस कर रहा हूँ जिससे कि आपका आंसर आपको याद हो सके। 4 ऑप्शन वाला इसलिए नहीं बना रहा हूँ, 4 ऑप्शन वाला हम बना सकते हैं लेकिन नहीं बना रहे इसलिए क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन में आपका टाइम भी बर्बाद होता है 4 ऑप्शन को बताने में, और उसमें मुश्किल से 10-20 अगर हम 10-20 क्वेश्चन भी बनाते हैं तो बहुत सारा समय लग जाता है, और हम चाहते हैं कि कम से कम समय में आपका तैयारी ज़्यादा हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि चारों ऑप्शन में से जो मेन ऑप्शन है उस ऑप्शन को आपको समझाने के लिए बस केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव ही है, बस इसमें ऑप्शन को हटा करके जो करेक्ट आंसर है उस आंसर पर फोकस करने के लिए मैंने इस तरह का वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और आपको बहुत सारा जानकारी भी होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको जानकारी भी, आपको लगेगा कि हम पूरा चैप्टर तैयार कर लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, देखते रहिएगा ध्यान से और आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। जिसका मान कह रहे हैं कि जिसका मान बार बार बदलता है उसको हम लोग बोलते हैं चर। ठीक है, जिसका मान नियत रहता है, नियत रहता है क्या कहलाता है? हम लोग व्यंजक जो बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसके मान बदलते रहते हैं और कुछ चीज़ों की क्या होता है, मान बदलता नहीं है। तो जिस चीज़ का मान नहीं बदलता उसी को हम लोग नियत वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फिक्स, तो ये कहलाता है अचर। उसके बाद कह रहे हैं चर और अचर के बीच होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो चर और अचर यानी कि चर हम लोग बोल जो रहे हैं, चर हम लोग बोलते हैं किसको? एग्जाम्पल पे बोल रहे हैं कि x, y, z ये सब चर है और अचर में संख्याएं आती है। ठीक, और इन संख्याओं के बदले कभी कभी आता है a, b, c ये सब भी आता है। तो अगर चर और अचर के बीच क्रिया होती है तो वो क्रिया कौन सी क्रिया क्या कहलाती है? चर और अचरों के बीच होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो चर और अचरों के बीच होने वाली जो क्रिया है उसका नाम दिया गया है संक्रिया। और संक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो संक्रिया कहलाती है, याद रखना है, अधिकतर 4, मुख्यतः 4 प्रकार की संक्रिया का उपयोग होता है। 4 प्रकार की संक्रिया के उपयोग होता है और 4 प्रकार की संक्रिया कौन कौन है? प्लस, माइनस, गुना होता है जिसको मल्टीपल बोलते हो, और फिर भाग, ये सारी संक्रियाएं कहलाती है। अब इसके बाद चर अचरों के बीच होने वाली संक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? अभी अभी हम लोग पढ़े चर फिर अचर, इन दोनों के बीच जो क्रिया है वो संक्रिया, और ये संक्रियाएं ये हैं यानी जोड़ घटाव गुना भाग। तो चर और अचर के बीच जो गुना भाग हो रहा है उससे बनता क्या है? तो उससे याद रखना है आप लोगों को कि व्यंजक का निर्माण होता है। ठीक, और ये व्यंजक में कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि 2x + y, ये भी एक प्रकार का व्यंजक है। ठीक, जिस व्यंजक में एक पद होता है वो क्या कहलाता है? तो जिस व्यंजक में एक पद हो वो कहलाएगा एक पदी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक पदी व्यंजक, जैसे एग्जाम्पल में x लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। जिस व्यंजक में 2 पद हो वो कहलाएगा द्विपदी। और इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 2 टर्म वाला, 2 टर्म है ना। जिस व्यंजक में 3 पद होगा वो कहलाएगा त्रिपद। ठीक है, वो कहलाता है त्रिपद। त्रिपद में ले सकते हैं हम लोग 3 टर्म वाला, जैसे हम लोग ले लेते हैं x² 2x + 3। अब अगला टॉपिक है व्यंजकों का निर्माण जिनसे होता है क्या कहलाता है? अभी अभी हम बता रहे थे कि व्यंजक का निर्माण हुआ तो व्यंजक कट है, 2 टर्म है, तो ये दोनों टर्म ही पद कहलाता है। ठीक, जिनसे व्यंजकों का निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं? पद। अब बहुपद में प्रयोग होने वाले चर का अधिकतम घातांक क्या कहलाता है? कोई भी बहुपद है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x² 2x + 3, इसमें सबसे ज़्यादा घातांक कौन है? इसका 1 है, इस x का पावर 1, इस x का 2, तो सबसे ज़्यादा जो पावर है वही कहलाता है घात। पावर जो सबसे ज़्यादा है, अधिकतम घातांक ही घात कहलाता है। जिस बहुपद का घात 1 हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा
रेखिक बहुपद, ठीक, वो रेखिक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे x+2, तो इसमें देख रहे हैं कि x पे पावर 1 है। जिस बहुपद का घात 2 होगा वो कहलाएगा द्विघाती या द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पे x² 2x+3, तो देखिए इसका घात 2 है। जिस बहुपद का घात 3 हो वो कहलाएगा त्रिघाती। इसका एग्जाम्पल x³ 2x² 6x+7। इसके बाद किसी बहुपद में चर के स्थान पर, अगर कह रहा है चर के स्थान पर कोई अचर रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या बहुपद का क्या कहलाता है, तो वो बहुपद का मान कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग वैल्यू बोलते हैं कि बहुपद का मान ज्ञात करें, तो ये बहुपद का मान हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे जो है आप लोगों को इसमें ऑब्जेक्टिव तो है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक भी है जो आप लोगों को बहुपद चैप्टर तैयारी करने में बहुत काम देगा। तो आप लोग इस टॉपिक पे ध्यान से देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि बहुपद में चर के स्थान पर किसी अचर को रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो तो अचर का वह मान क्या कहलाता है, तो अचर का वह मान याद रखना है शून्यक कहलाएगा। ठीक है, अचर का यह मान क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। अब यहाँ शून्यकों को किससे सूचित करते हैं, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप लोगों को हो सकता है कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपको जवाब देने में आसानी हो। शून्यकों को किससे सूचित करते हैं, तो अल्फा, बीटा और गामा से। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप अगर लिखने आता है तो होगा ax + b। इसमें याद रखना है कि ax + b में a एवं b जो है ये क्या है, अचर है, और इसी अचर को ही हम कहीं कहीं गुणांक भी बोलते हैं जरूरत पड़ने पर। कह रहा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। अब कह रहा है त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो त्रिघाती का होगा ax³ bx² cx, अब प्लस हो जाता है लास्ट में d। अब इसमें कह रहा है बहुपद में चरों के साथ गुणनफल में जो अचर उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं गुणांक। तो गुणांक यहाँ आप कैसे देखेंगे, देखिए जैसे अभी बताए थे हम कि ax + b में a और b क्या है, अचर है, उसी को हम लोग गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे, जैसे द्विघात बहुपद का ज़्यादातर यूज होता है आपके चैप्टर में बहुपद में, तो इसमें गुणांक कौन कौन है, a है, b है और c है। इसलिए आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाता है द्विघात बहुपद में कि शून्यक ज्ञात करें और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ऐसा क्वेश्चन आपके किताब में है, सिलेबस में है। तो यहाँ पर याद रखना है कि a b c गुणांक कहलाएंगे। शून्यकों का योग हम लोग किसको कहेंगे, तो शून्यक हम लोग बोले थे अभी, इसलिए बता रहे थे आपको कि आपको समझ में भी आए और आपको याद भी रहे आसानी से। आपको बताया कि शून्यक को किससे सूचित करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा से। तो यहाँ शून्यकों का योग पूछा जाए तो अल्फा बीटा होगा। अल्फा और बीटा याद रखना है कि 2 शून्यक अगर आता है तो वो किसके लिए है, द्विघाती बहुपद के लिए है। अगर 3 शून्यक होगा यानी अल्फा, बीटा, गामा, तो वो किसके लिए होगा, त्रिघाती बहुपद के लिए। याद रखना है ये सब वर्ड। क्या क्या बोले हम, द्विघाती बहुपद में शून्यक होता है अल्फा, बीटा, और इसमें होगा अल्फा, बीटा और गामा होगा। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का अगर गुणनफल लिया जाए तो अल्फा × बीटा होगा। अब कह रहा है यदि द्विघाती बहुपद में शून्य का योग और गुणनफल दोनों दिया हो तो द्विघाती बहुपद का सूत्र, तो इसका सूत्र लिखना है x² अल्फा + बीटा x, अल्फा + बीटा x, अब प्लस होगा अल्फा × बीटा। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला से आप द्विघाती बहुपद को निकाल सकते हैं और ये ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है, कहीं खाली जगह दे दे तो आपको बनाना आसान है। त्रिघाती बहुपद के लिए गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध जो है वो संबंध क्या है, तो पहला सूत्र होता है अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a। फिर हो और दूसरा सूत्र जो होता है वो होगा अल्फा × बीटा, बीटा × गामा और फिर गामा × अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। और चौथा है अल्फा × बीटा × गामा, इसका होता है d/a। ये त्रिघाती बहुपद के लिए है। तो टेक्स्ट बुक में ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन और भारतीय वन अगर आप पढ़ते हैं और कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको ये ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। तो आप लोगों का 24 ऑब्जेक्टिव हुआ। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल चैप्टर जो बहुपद चैप्टर है इसका ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 इसके नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 बनाऊँगा। ठीक है, आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी जम करके करते रहिए।